हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में गाइस हम क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं जो आपको मेरे चैनल पर ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जो स्टूडेंट उन 6 चैप्टर्स को करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और फिर लिंक ले सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 है और जो कि आज शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है भू आकृतियाँ और उनका विकास। यानी हमारी पृथ्वी पर जो भी भू आकृतियाँ हैं वो कैसे बनी और किस फीचर्स के द्वारा या किस कारक या फैक्टर के द्वारा किस प्रकार के फीचर्स का निर्माण हुआ और उनका डेवलपमेंट हुआ। तो इन्हीं सभी चीज़ों को आज के चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है तो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, तो ये वीडियो आपके पार्ट्स में होगी। ये आपका पार्ट नंबर 1 रहेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ पर है चैप्टर 7। सिंपल सी बात है कि भाई मैं आपकी हर एक लाइन नहीं पढ़ूंगी, जहाँ मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो आपकी वीडियोस काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सबसे पहले हमें सबको पता है कि हमारी पृथ्वी पर अलग अलग फीचर्स हैं जो हमारे धरातल का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे बहता हुआ जल, भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर का अंडरग्राउंड वाटर, विंड, वायु, ग्लेशियर्स और समुद्री तरंगे। ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो हमारी पृथ्वी पर आकृतियों को कहीं ना कहीं जन्म देते हैं, उनका अपर्दन भी करते हैं, उनको काटते हैं, पीटते हैं। तो ये अपर्दन जो होता है ये धरातलीय स्वरूप को बदल देता है, और फिर उसके बाद जब उन्होंने काट दिया धरातल को, उसके बाद वो जो मलबा होता है उसको वो निक्षेपण करते हैं, यानी डिपोजिशन करते हैं, जमाव करता है। ये जो निक्षेपण है ये भी अपर्दन प्रक्रिया का ही परिणाम है। अपर्दन होगा तभी आपका निक्षेपण होगा, अगर अपर्दन नहीं होगा तो किस चीज़ का निक्षेपण करेंगे, ठीक है ना। तो इन सब से क्या होता है, हमारे धरातलीय स्वरूप में चेंज आते रहते, बदलाव आते रहते हैं, और इस चैप्टर में हम इन सभी चीज़ों को ही कंप्लीट करेंगे। हमारी पृथ्वी के छोटे से लेकर मध्यम आकार के जो स्थलखंड होते हैं, जो लैंड पार्ट होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, भू आकृति कहते हैं। हमारी अर्थ के ऊपर जो भी आपके फीचर्स हैं उन सभी को ही भू आकृति कहा जाता है। बहुत सारी भू आकृतियों को जब आपस में मिला दिया जाएगा तब उसे कहेंगे भूदृश्य। ठीक है, बहुत सारी आकृतियाँ आपस में मिलकर भूदृश्य बनाती हैं, जो कि हमारे भूमि के या हमारी पृथ्वी के विस्तृत यानी काफ़ी बड़े भाग होते हैं। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति होती हैं, आकार होते हैं और पदार्थ होते हैं। कुछ भू प्रक्रियाएं उनके कारकों द्वारा ही निर्मित होती है। कारक मैंने आपको अभी बता दिए, बहता हुआ पानी, भूमिगत जल, आपकी नदियां हैं, ग्लेशियर्स हैं, विंड है और आपकी समुद्री तरंगे, ये सारे कारक हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। भू आकृति प्रक्रियाएं जो होती है वो बिल्कुल धीमी धीमी गति से काम करती है, इतनी तेज़ी से गति से काम नहीं करते कि आपको एकदम अपनी आंखों से देख सको। काफ़ी लॉन्ग टाइम में, काफ़ी लंबे समय में ये अपनी जो आकार हैं उनमें उनको बनाने में काफ़ी लंबा समय लगता है। और जब प्रत्येक भू आकृति का एक आरंभ होता है, और एक बार जब कोई भू आकृति बन गई ना तो उसके आकार में, उसकी आकृति में और उसकी प्रकृति में बदलाव आता है। तो ये सब कुछ तेज़ गति के कारण भी और धीमी गति, दोनों ही गतियों के कारण होता है। तेज़ गति, मान लो बादल फट गया या कोई पहाड़ी एकदम से ढहकर नीचे आ गई तो ये आपकी तेज़ गति हो गई। धीमी गति यानी नदी के द्वारा अपने किनारों को धीरे 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 काटता चला जाना, तो ये आपकी धीमी गति से हो गया। तो जलवायु संबंधी काफ़ी बदलाव होते हैं, और उसके अलावा जलवायु संबंधी बदलाव और आपकी वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचलन के कारण, क्षैतिज संचलन यानी जब इस तरीके से आपका संचलन होता है आमने सामने से, तो जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो स्वयं बदल जाती हैं, रूपांतरित हो जाती है, यानी वो अपनी शेप बदल लेती है, उनके आकार में बदलाव आ जाता है। अगर भूतल के एक भाग में बात करें कि जो एक भू आकृति है, अगर उसको दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के रूप से दूसरी भू आकृति में परिवर्तित होने की अवस्थाओं से है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मान लो आपका एक पर्वत था, वहाँ से एक रिवर बह रही थी, उसने उस पर्वत को धीरे धीरे काटना शुरू किया, तो उसका मलबा ले जाके यहाँ पे जमा कर दिया, तो यहाँ पे एक कंकरीला मैदान बन गया, और इस पर्वत की शेप भी कुछ इस तरीके से हो जाती है, फिर इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो भू आकृतियाँ हैं वो चेंज होती रहती है, समय के साथ उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो जो जितने भी आपकी भू आकृतियाँ हैं वो जीवन की 3 अवस्थाओं से गुजरती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इन तीनों ही अवस्थाओं से उनका एक क्या किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती हैं, और ये तीनों अवस्थाएं मानी जाती हैं। ठीक है, युवावस्था यानी जवान, प्रौढ़ावस्था आपकी जो 30+ को कहते हो ना आप, प्रौढ़ावस्था, और वृद्धावस्था आपके 60+, तो वही वाली स्टेजेस आती हैं यहाँ पर भी।
तो हमारे भूतल, हमारी भूमि का जो इतिहास है लगातार आप देख रहे होंगे ज्योग्राफी में काफ़ी बदलता आ रहा है। पहले कभी एक टाइम था जब हमारी पृथ्वी पर केवल चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी और आज देख लो आप सब कुछ है। तो ये काफ़ी चीज़ें होती आ रही हैं और भविष्य में भी होती चली जाएंगी और चेंजेस होते आ रहे हैं हमारी अर्थ में। ऐसी बात नहीं है कि ना चेंजेस हो, हमारी आकृतियाँ हैं। कभी आज हिमालय पर्वत है, कहीं पहले वहाँ टेथिस सागर था, ठीक है। आज आपका जो इंडिया है कहा जाता है कि वो पहले अफ्रीका के साथ लगा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के साथ लगा हुआ था, आज कितनी दूरी पर है। तो इन सभी चीज़ें ये क्या बताती है, कहीं ना कहीं बताती है कि किस तरीके से हमारा बदलाव होता रहता है। तो सबसे पहले आकृतियों का अपरदन किया जाता है नदियों के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा, और जो सेडिमेंट आते हैं उनको बेसिनों में, घाटियों में और निचले स्थल रूपों में भर दिया जाता है, जिससे धरातलीय स्वरूप बदलता है। अपरदन के बाद आपका निक्षेपण होता है और निक्षेपित तल भी फिर से अपरदित होते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हमने सेडिमेंट वो जमा हुए हैं वहाँ पर दोबारा अपरदन नहीं होगा। मान लो बहुत तेज़ वर्षा हुई तो वहाँ पर पानी बहकर चला, तो उस बहते हुए पानी ने फिर दोबारा से उस एरिया को काट देता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बहता हुआ जल, भूमिगत जल, ग्लेशियर्स, पावने, तरंगे, ये सब कुछ अपरदनकारी और निक्षेपणकारी कारक हैं, फैक्टर्स हैं, जो कि अपरदन भी करते हैं और फिर जो मलबा होता है उसको अपने साथ बहा कर ले जाते हैं और उसको अन्य जगह पर ले जाकर जमा भी कर देते हैं, तो निक्षेपणकारी भी हैं। तो अपक्षय और वृत्त शरण भी इसमें सहायक होकर भूतल को आकार देते हैं और बदलते हैं। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया अपक्षय, यानी वेदरिंग। अपक्षय से पूरा एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 में अपक्षय मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया है, तो आप वहाँ पर जाकर समझ लेना अपक्षय क्या होता है। वैसे एक लाइन में मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे चैनल पर न्यू हो, तो भाई जब चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती फूटती हैं किसी भौतिक कारक के द्वारा, यांत्रिक कारक के द्वारा या रासायनिक फैक्टर के द्वारा, तब आपका जो चट्टानों का टूटना फूटना उसे कहते हैं वेदरिंग यानी अपक्षय। ये आपका एक लंबे टाइम तक चलता रहता है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो आपके स्थल रूप हैं उनका अनुक्रमिक विकास होता रहता है और भू आकृतिक कारक एक विशेष कारक का स्थल रूप यानी असेंबलेज होता है। सिंपल सी बात है, इसी चीज़ को ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैंने ये चीज़ आपको समझा ही दी है। अब जो भू आकृतिक कारक है यानी जो हमारे फैक्टर हैं, जो मैंने अभी आपको बताया पवनी हवाएं, तो ये आपके अपरदन और निक्षेपण दोनों कर सकती हैं और ये 2 प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है प्रत्येक कारक द्वारा। कई प्रकार के स्थल रूपों का विकसित भी होते हैं और जैसे चट्टानों की संरचना, इनमें मोड़ है, जोड़ है, कठोरता, कोमलता, पारगम्यता, अपारगम्यता। पारगम्यता यानी उसके अंदर पानी जा सकता, हवा जा सकती है, अपारगम्यता या नहीं जा सकती। भ्रंश है, भ्रंश द्वारा चट्टानों का टूटना, दरार पड़ जाना, जोड़, इन सब पर भी निर्भर करता है। और कुछ अन्य कारक भी आते हैं जो आपकी भू आकृतियों को प्रभावित करते हैं, जैसे समुद्र तल का स्थायित्व। समुद्र तल का कितना स्थायित्व है, भूतल का विवर्तनिक स्वरूप, हमारी भूमि है वो उसमें हलचल है या नहीं है उस एरिया में, जलवायु, ये सभी क्या करते हैं, स्थल रूपों के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। इन तीनों नियंत्रित कारकों में से अगर किसी में भी व्यवधान आ जाए, व्यवधान यानी कोई रुकावट आ जाए, तो स्थल रूपों का जो क्रमबद्ध और अनुक्रमिक जो विकास, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो बाधित भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर बीच में कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है तो कई बार क्या होता है, दोबारा से भी ये पूरा का पूरा जो है वो आपका बाधित हो जाता है, रुक जाता है। भू आकृतिक कारक जैसे आपके सेम वही, इन सब का आगे चलकर हम विवरण पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अपरदन करते हैं धरातल को और कैसे काटते हैं, छाटते हैं, सब कुछ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रवाहित जल। प्रवाहित जल यानी बहता हुआ जल। बहता हुआ जल कौन सा होता है, नदियों का, तो आप ये कह सकते हो कि नदी वाला जल। ठीक है, तो आर्द्र प्रदेशों में जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है। जिन एरिया में आपकी ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ पर जल एक इम्पोर्टेंट कारक है भू आकृतियों के अपरदन में। ठीक है, भू आकृतियों के अपरदन में और धरातल के निम्नीकरण में, यानी धरातल को काटता है तो धरातल को निम्न लेवल पर लाता है, तो निम्नीकरण में। प्रवाहित जल के 2 तत्व होते हैं, एक तो धरातल पर परत के रूप में जो फैला हुआ प्रवाह है, यानी हमारी सरफेस में एक लेयर के रूप में जो फैला हुआ है। दूसरा रैखिक प्रवाह जो घाटियों में, नदियों और सरिताओं के रूप में बहता है। ठीक है, जो आपकी घाटियां हैं जो उसमें नदी के रूप में जो बहता है उसको। सिंपल सी बात है, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ जल, जो कि आप सिंपल रूप पे ये कह सकते हो बारिश होती है जब पानी आपका बह के चल जाता है, वो वाला। दूसरा आपकी जो नदियां हैं उसमें बहने वाला जल, नदियों के रूप में या सरिताओं के रूप में। तो ये दोनों ही जो रूप होते हैं प्रवाहित जल में शामिल किए जाते हैं। इनमें जो भी अपरदित स्थल रूप होते हैं वो ढाल, इसमें ढाल का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप सबको पता है नदियाँ ढाल के अकॉर्डिंग बहती है, पानी भी ढाल के अकॉर्डिंग बहता है।
और जब शुरू में ढाल तेज़ होता है तो नदी की भी जो अवस्था होती है बहुत, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो नदी कौन सी अवस्था से गुजर रही होती है? युवावस्था। यानी जब नदी अपने तेज़ ढलान वाले पर्वतों से निकलकर नीचे आती है तो वो क्या, कौन सी अवस्था होती है नदी की? जब नदी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसे कहेंगे युवावस्था। ठीक है, तो तेज़ ढाल लगातार अपर्दन के कारण फिर आगे चलकर मंद ढाल में भी परिवर्तित हो जाते हैं। फिर जब जैसे आपका प्लेन एरिया आ जाएगा ना, तो नदी का जो पानी है, जो नदी का वेग है वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्लेन एरिया आ गया, एक तो ऊंचाई से पानी गिर रहा है तो नदी की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। प्लेन एरिया में आते ही नदी का पानी जो वेग है, नदी की स्पीड कम हो जाती है, और जिससे आपका जो नदी अपने साथ सेडिमेंट लाई है काट काट के, उन सबको उस मैदानी एरिया में छोड़ने लग जाती है, बिछाने लग जाती हैं। तो इस प्रकार ये कुछ निक्षेपित भू आकृतियाँ बनाती हैं। ये नदियों के मध्यम और धीमे ढाल बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। तो निक्षेपण होगा लास्ट स्टेज पर आपका पूरा का पूरा। और जब अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो आपका अधोमुखी कटाव भी कम हो जाता है, यानी ऊपर वाला कटाव कम हो जाता है जब नदी प्लेन एरिया की ओर बढ़ती है। और तटों का पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है। पार्श्व यानी किनारों वाला अपर्दन नदी का बढ़ जाता है। जब नदी प्लेन एरिया में होती है ना, तो नदी अपने किनारों को काटती है। ठीक है, और इसके फलस्वरूप पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल मैदानों में बदलते चले जाते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से आपके ऊंचावच के निर्माण भी देखे जाते हैं। ऊंचावच का निर्माण होता है, और कई बार क्या होता है, प्लेन एरिया में मान लो आपका समतल मैदान है और उसमें कहीं ना कहीं कोई चट्टान आ गई, तो चट्टान के जो अवशेष बिल्कुल ठूट की तरह जिद्दी पानी के अंदर, आपने देखा होगा ना कई बार बड़े बड़े पत्थर होते हैं रिवर्स के बीच में। ठीक है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। तो इस प्रकार के जो चट्टानों के अवशेष दिखाए जाते हैं उन्हें मोनोडोनोक कहते हैं। ये आपका पीजीटी और नेट लेवल में क्वेश्चन आता है, मोनोडोनोक किसे कहते हैं। जब नदी अपनी बिल्कुल वृद्धावस्था लगा लो, वृद्धावस्था में होता है ये कि जब नदी अपने बिल्कुल लास्ट स्टेज में आकर निक्षेपण करती है। बिल्कुल देखो, सबसे पहले नदी पहाड़ों से बहना शुरू करती है तो वो नदी की युवा अवस्था होती है, जवान होती है, रिवर का पानी भी ज़्यादा होता है और वेग भी अधिक होता है। तो नदी क्या करती है, काटती है, दुनिया भर का काटती है, और सेडिमेंट को अपने साथ इतनी क्षमता रखती है, इतना पानी होता है कि अपने साथ बहा कर ले जाती है। प्रौढ़ावस्था में क्या करती है, नदी समतल मैदानों की ओर बढ़ती है, पार्श्व अपर्दन करती है, किनारों का अपर्दन करती है। और वृद्धावस्था में क्या होती है, रिवर में कुछ भी क्षमता नहीं होती, उसका वेग स्पीड भी कम होती है, और भाई उसमें सेडिमेंट भी इतने अधिक हो जाते हैं तो उनको जमा करने लग जाती हैं। और उसी अवस्था में अगर कोई चट्टान बीच में आ जाए तो वो चट्टानों की नदी इतनी भी सक्षम नहीं होती कि उस चट्टान को काट कर अपने साथ बहा ले जाए। तो वो चट्टान एक ठूट की तरह खड़ी रहती है, पहाड़ी की तरह, जिसे कहते हैं मोनोडोनोक। समझ आ गया। तो नदी अपर्दन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान संप्राय मैदान पैनी प्लेन भी कहलाती है। तो रिवर्स जो अपने लास्ट स्टेज में जो प्लेन मैदान बनाती है, प्लेन एरिया वाले समतल मैदान बनाती है, उन्हें क्या कहते हैं, या तो संप्राय मैदान कहेंगे या पैनी प्लेन कहेंगे। तो ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, संप्राय मैदान और पैनी प्लेन क्या है। ठीक है, तो बहते हुए जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की जो विशेषताएं हैं, यानी किस किस प्रकार के जो फीचर्स बनाती है रिवर, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में और वृद्धावस्था में, उन तीनों ही स्टेजेस को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम्स में पीजीटी लेवल पर क्वेश्चंस आता है। और भाई DSSB में अगर SST की बात करें तो आपके TGT लेवल में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि आकृतियों को मैच करो। एक तरफ आपको नदी द्वारा दी गई आकृति होगी, उसमें से एक हिमानी द्वारा यानी ग्लेशियर द्वारा, एक आपकी भूमिगत जल के द्वारा, और आपको साइड में मैच करना होता है कि कौन सी आकृति किस कारक के या किस फैक्टर के द्वारा बनी है। तो सबसे पहले युवावस्था। अब युवावस्था में नदी की संख्या बहुत कम होती है, सिंपल सी बात है। और ये जो नदियाँ होती है वी आकार की घाटी बनाती है, यानी अपनी ही घाटी को काटते काटते तली में पानी घुस घुस कर क्या बनाएगा, यहाँ पर कंकर पत्थर होते हैं और इससे वो अपनी ही खाई को गहरा करती चली जाती है रिवर। तो इसे कहते हैं वी आकार की घाटी। इसमें बाढ़ के मैदान बिल्कुल अनुपस्थित होते, कोई बाढ़ का मैदान नहीं होगा। जल विभाजक जो होंगे अत्यधिक चौड़े और समतल होते हैं, दलदल होते हैं, झीलें होती हैं। नदी विसर्प भी बनाती है, ये विसर्प बहुत पूछा जाता है, यानी मियांडर्स। मान लो आपके ये आपके कुछ पर्वत हैं, ठीक है, मान लो एक रिवर ऐसे बह रही है तो वो इधर से आके ऐसे बही, फिर वो इधर गई, फिर इधर, तो विसर्प बनाते हैं, यानी सांप की तरह की आकृति जब रिवर घूमती है तो उसे विसर्प कहते हैं, मियांडर्स। और ये ऊंचे धरातलों में भी दिखते हैं। विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं, और कठोर चट्टाने भी पाए जाते हैं। वाटरफॉल और शिप्रिकाएँ भी नदी युवावस्था में ही बनाती है। वाटरफॉल यानी ऊंचाई से पानी गिरना, और शिप्रिकाएँ यानी रैपिड्स, ये भी रिवर अपनी युवावस्था में ही बनाती हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है रिवर की प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या क्या करती है रिवर, तो इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, और जो ट्रिब्यूटरीज हैं
यानी सहायक नदियाँ हैं वो भी रिवर्स में आकर मिल जाती हैं। नदी घाटियाँ वी आकार की होती है, गहरी होती हैं। नदी के व्यापक और विस्तृत होने पर बाढ़ के मैदान भी पाए जाते हैं और घाटी के भीतर ये नदी मियांडर्स बनाती हैं। युवावस्था में जो समतल, विस्तृत और दलदली क्षेत्र होते हैं वो भी लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक भी स्पष्ट होते हैं। जलप्रपात और शिप्रिकाएँ ये लुप्त हो जाती हैं आपके प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत। तो युवावस्था की है जलप्रपात और शिप्रिकाएँ, प्रौढ़ावस्था में ये नहीं बनती। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है वृद्धावस्था। इसमें आपकी नदियाँ और भी कम हो जाएगी, ढालमंद हो जाएगा, नदी में पानी की मात्रा भी कम हो जाएंगी। यहाँ पर वृद्धावस्था में नदी कुछ विसर्प जो बनाती थी तो उससे नदी क्या करती है, प्राकृतिक तटबंध बनाती है, गोखुर झील बन जाती हैं और विभाजक विस्तृत और समतल होते हैं और झील और दलदल भी पाई जाती हैं और भूदर्शय समुद्री तल के बराबर और थोड़े ऊंचे होते हैं। तो यहाँ पर देखो आप एक चीज़ देख सकते हो, आप सबको सिंपल क्वेश्चन आएगा कि प्राकृतिक तटबंध किसके द्वारा बनी सतला करती है। सीधा आएगा विसर्प कौन बनाता है। ऑप्शन में आपके पास हिमानी नदी या पर आपका भूमिगत जल या समुद्री तरंगे इस तरीके के होंगे। तो आपको ये सारे फीचर्स याद रखने हैं, नदी कौन कौन से फीचर्स बनाती है अपनी तीनों अवस्थाओं में। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा अपर्दित सतला रूप या स्थल रूप। अपर्दित यानी अपर्दन के द्वारा नदी। तो घाटियों, जब नदी अपनी घाटियों में बहती है तो तंग घाटियों में नदी का पानी घुस जाता है और ये जो क्या हो जाता है, देखो इस तरीके के आप फीचर्स में देख सकते हो। यहाँ पर ये क्या है, नदी अपनी जो खाई है उसको काट रही है। देखो नदी का पानी अंदर कितनी गहराई तक पहुंच चुका है और इस तरीके की जो सतला करती होती है इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं गोर्ज। क्या कहते हैं, गोर्ज। गोर्ज कहते हैं इसे। ये भी नदी जब अपर्दन करती है, युवावस्था की ही एक नदी की सतला करती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज़ को दिखाया गया है। तो सबसे पहले रिवर्स अपनी गहराइयों, अपनी जो अवनालिकाएँ होती है रिवर्स की, वो अपनी खाइयों को, अपनी घाटियों को बहुत अधिक गहराई तक काट देती है जिससे वे लंबी और चौड़ी भी हो जाती हैं घाटियाँ। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और आकृति के आधार पर ये घाटियाँ पहले तो वी शेप बनाती हैं। देखो पहले वी शेप बनाया और वी शेप को जब और अधिक गहराई तक काटा तो आपका गोर्ज बनता है। तो गोर्ज की शेप कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, गोर्ज की शेप ये होती है और फिर लास्ट में आपकी तीसरी शेप आती है कैनियन। ये तीनों की तीनों घाटियों की ही शेप है, नदी के द्वारा बनी घाटियों की शेप। ठीक है, कैनियन ये जब गोर्ज आपका और अधिक गहराई तक काट दिया जाता है तो उसे कैनियन कहते हैं। गोर्ज एक आपकी गहरी और पतली सी घाटी होती है, इसके दोनों किनारे बहुत तेज ढाल वाले होते हैं यानी खड़े ढाल वाले होते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़े ढाल वाले होते हैं और ये भी गोर्ज की भांति ही गहरी होती है। ठीक है, गोर्ज की चौड़ाई इसके तल और ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी तली में भी और ऊपरी भाग में चौड़ाई बिल्कुल एक समान होगी। और इसके विपरीत जो कैनियन होता है वो ऊपरी भाग में अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गोर्ज का ही दूसरा रूप है, मैंने आपको समझाया। गोर्ज ही जब और अधिक गहराई तक चले जाएंगे तो उसे आपका कैनियन कह देते हैं। नेक्स्ट आता है जल गर्तिका और अवनमित कुंड यानी पोर्ट होल्स यानी प्लग पुल्स। ये भी आपकी नदियाँ बनाती हैं दोनों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जलज गर्तिका, पोर्ट होल्स, ठीक है, और अवनमित कुंड कौन से कारक द्वारा इनका निर्माण किया जाता है, रिवर द्वारा। सिंपल क्वेश्चन। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में जो छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से नदी के पानी में छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े आ गए। अब वो पानी में गोल गोल घूम रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, अगर नीचे तली में कोई गड्ढा मिल गया तो उस गड्ढे में वो कंकर घूमते रहते हैं और इसे कहेंगे जलज गर्तिका। एक बार छोटे और उथले गर्तों के बन जाने पर ये कंकर, पत्थर और गोला सम इन गड्ढों में इकट्ठे हो जाते हैं और बहते हुए पानी के साथ ये घूमते रहते हैं और इन गड्ढों का आकार बढ़ता चला जाता है नदी की घाटी में। इससे क्या होगा, इससे ये गर्त आपस में कई बार मिल भी जाते हैं और नदी की जो घाटी है वो गहरी भी हो जाती है। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ से आपकी कोई रिवर बह रही है, ये रिवर बह रही है। अब इसमें कुछ कंकर पत्थर थे इस तरीके से, ये कंकर पत्थर यहाँ पर इसकी गहराई में घूम रहे हैं और घूमते घूमते यहाँ पर ये एक खाई का निर्माण कर देते हैं और इस तरीके से एक पोर्ट होल्स बन जाता है जिसे कहते हैं जलज गर्तिका। तो जल के ऊंचाई से गिरने और उसमें शिलाखंडों के गोल रूप में घूमने से इस प्रकार के जलज गर्तिका बनते हैं। और कई जब आपका
जलप्रपात यानी वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है, जब पहाड़ी के किसी नोकीले पार्ट से पानी एकदम से नीचे गिरता है, तो इतना पानी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, तो जब वो नीचे गिरेगा तो एक गहरे कुंड यानी एक गहरे गड्ढे का निर्माण करेगा, उसे कहते हैं अवनमित कुंड। ठीक है, ये कुंड घाटियों को गहरा करने में भी सहायक होते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति जलप्रपात भी बदलते ही स्वरूप हैं, ऐसा नहीं है वाटरफॉल एक ही जगह रहता है। वाटरफॉल पीछे की ओर हटते हैं, क्यों, पानी है और जो जिस किनारे से पानी नीचे गिर रहा है तो उस चट्टान को काटता रहता है, इससे वाटरफॉल पीछे की ओर खिसकते रहते, पीछे की ओर हटते रहते हैं। और जलप्रपात का ऊपरी जो तल है वो धीरे धीरे आधार तल के भी बराबर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आद्यकर्तित विसर्प। विसर्प जो मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले ही, या गंभीरीभूत विसर्प। सिंपल सी बात है, जब आपकी रिवर्स यानी सर्पाकार गति से घूमती है, सांप की तरह चलती है, ठीक है, इसमें आपका अगर हम बात करें तो रिवर्स सांप की तरह चलेगी और मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ अपने अधिक किनारों का अधिक अपर्दन कर देगी। क्षैतिज अपर्दन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदी वक्रित होने लग जाती है, यानी इस तरीके से नदी की शेप हो जाती है जब सांप की तरह, और इसी वजह से जब नदी इस शेप में आ जाती है तब उसे कहते हैं नदी विसर्प बनाना। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों में भी पाया जाना एक आम सी बात है। यहाँ नदी का ढाल बहुत ही मंद होता है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अर्धकर्तित विसर्प या गंभीरभूत विसर्प भी कहते हैं। जब आपके प्लेन एरिया में या प्लेन मैदानों में आपको विसर्प देखने को मिल जाए तब उसे कहेंगे अर्धकर्तित या गंभीरभूत विसर्प। नदी विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक मध्य ढाल पर विसर्प लूप विकसित होते। देखो गाइस, एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आना है वो सीधा आना है। सीधा आपको विसर्प यानी मियांडर्स मिलेगा एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको ऑप्शन में पवन, समुद्री तरंगे, नदियाँ या ग्लेशियर्स मिलेंगे। आपको बताना कि मियांडर्स कौन बनाता है, तो आपको सबको पता है, मैं डिटेल में इतना पढ़ा रही हूँ, आपको पता है कि रिवर्स मियांडर बनाती हैं। ठीक है, तो लूप चट्टानों में गहराई तक होते हैं और नदी अपर्दन और भूतल के धीमे और लगातार उत्थान के कारण ये बनते चले जाते हैं। नदी अपर्दन करती रहती है तो इस प्रकार के आपके विसर्प बनते चले जाते हैं। कठोर चट्टानी भागों में गहरे गोर्ज और कैनियन के रूप में भी हम विसर्पों को देखते आए हैं। नेक्स्ट आता है नदी वेदिकाएं। नदी वेदिकाएं बाढ़ के मैदानों और पुरानी जो नदी घाटियां उनके तलों के जो चिन्ह होते हैं तली में, वो नदी वेदिकाओं के हैं। मूलाधार चट्टानों के धरातल और नदियों के तल हैं, जलोढ़ मिट्टी रहित होते हैं और यहाँ पर वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। ये अपर्दित स्थल रूप हैं। जब आपके बाढ़ के मैदान लंबवत अपर्दन से निर्मित होते हैं तो कई वेदिकाएं बन जाती है कुछ इस तरीके से, टेरेस, यानी यहाँ पर इस तरीके से आपका जब रिवर्स बहता है, यहाँ से ऐसे नदी का पानी कूदता हुआ प्रतीत होता है, इसे कहते हैं नदी वेदिकाएं। ठीक है, तो बाढ़ के मैदानों के लंबवत, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रही बिल्कुल सेम वही फीचर्स जो मैं आपको समझा रही थी, इस तरीके से ये है आपकी युग्मित वेदिकाएं। युग्मित वेदिकाएं यानी जैसे यहाँ पर थी ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है, और अयुग्मित वेदिकाएं यानी देखो फीचर्स बिल्कुल सेम नहीं है, यहाँ पर आपका अलग है, यहाँ पर आपका अलग है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। समझ में आ गया? तो इस तरीके से नदी बनाती है नदी वेदिकाएं। तो ये आपकी युग्म और अयुग्मित ये आप समझ ही चुके हो, इनको छोड़ो। नेक्स्ट आती है निक्षेपित स्थल रूप। निक्षेपित स्थल रूप जलोढ़ पंख, यानी अब नदी क्या हो गया, बूढ़ी हो चुकी है, वही उसमें वेग कम हो गया, नदी में पानी की मात्रा कम हो गई है, तो नदी क्या करेगी, जो मलबा ला रही है उसको डिपॉजिट करेगी यानी जमा करती चलेगी। तो सबसे पहले जब मलबे को जमा करती है नदी तो एक आकृति बनाती है जिसे कहते हैं जलोढ़ पंख। ऊंचे भागों से जब नदी बह रही है तो अपने साथ मलबा ला रही है, और जैसे मैदानों की ओर नदियों ने अपना रुख किया तो मंद ढाल के कारण उस मलबे को वो मैदानी इलाके में जमा करने लग जाती है और एक पंख की तरह जमा कर देती है। यानी मान लो ये दो पर्वत है, इसके बीच में से मलबा, यहाँ से रिवर आ रही है, तो इस तरीके से वो मलबा ऐसे जमा हो जाता है, एक मलबा जो है ऐसे जमा हो जाता है मैदानी एरिया में, तो ये क्या बन गया, ये एक पंख बन गया। इसे ही कहते हैं जलोढ़ पंख। जलोढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली जो नदियां हैं वो भारी और स्थूल आकार के नदी भार यानी सेडिमेंट को लाती है मलबे को, और मंद ढलान आते ही यानी प्लेन एरिया आती ही उस मलबे को आगे नहीं ले जा पाती, उसे जमा करने लग जाती है, जिसे कहते हैं जलोढ़ पंख। ठीक है, कई शाखाओं में बढ़ जाती है नदियों का पानी और वो सारा का सारा मलबा जमा हो जाता है। यहाँ पर आप इस फीचर्स को देख सकते हो, यहाँ से ऐसे रिवर आ रही है और उसने इस तरीके से अपने मलबे को यहाँ पर जमा कर दिया और इस मलबे के ऊपर से पानी बहकर आगे की ओर बढ़ गया। तो ये जो आपकी आकृति बनी इसे ही हम कहेंगे जलोढ़ पंख। ठीक है, समझ गए हो? ये अमरनाथ का है जो जम्मू कश्मीर का।
नेक्स्ट आता है डेल्टा। डेल्टा नदी की ये कहा जाता है कि समुद्र में जब नदी मिलती है, जब आपकी डेल्टा बनाती हैं, ये एक तरीके से आपके जलोढ़ पंखों की तरह ही होते हैं और इनके विकसित होने का स्थान भी भिन्न होता है। नदी अपने साथ बहुत सारे पदार्थ लाती है और समुद्र के किनारे बिखेर देती हैं, और अगर ये समुद्रों में दूर तक नहीं ले जाया गया होता तो तो आपके तट के समीप इस शंकु के रूप में एक साथ ये फैल जाता है। जलोढ़ पंख के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनके जलोढ़ सत्रित भी होते हैं। मोटे तौर पर तट के निकट चीका मिट्टी गाद, देखो आप ये फीचर्स देखो, इससे आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ये रिवर है, रिवर बह कर आ रही है, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम है, सेडिमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं लास्ट स्टेज पर आते आते, तो ये आपका समुद्र है। तो इस तरीके से नदी का जो पानी है ये नालियों के रूप में बहता है। एक धारा ये बह रही है, एक ये बह रही है, एक ये बह रही है, एक ये ऐसे बह रही है, और ये जो बीच में है ना, ये सारा सेडिमेंट है, यानी मलबा है, जो रिवर आगे ले जाने में असमर्थ होती है तो उसको यहीं पर जमा करती चली जाती है। दलदल वाला एरिया बन जाता है ये एक तरफ से। तो ये है कृष्णा नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, समझ गए? हाँ जी, तो अब आपको देखो फीचर्स दिखाए गए हैं। यह है मियांडर्स। जब रिवर इस तरीके की शेप में बहती हैं उसे मियांडर्स कहते हैं, और इस मियांडर के चारों ओर जब नदी का पानी इस तरीके से बहता है तो इसे किनारे से बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। और इन तटों को पार करके जब नदी का पानी चारों ओर फैल जाता है तो उसे कहते हैं बाढ़कृत मैदान। तो 3 फीचर्स आपको इस चित्र में दिखाए गए हैं। आई थिंक आपको तीनों क्लियर हो गए हैं। तो यही बताया गया कि किस प्रकार की आपकी चीज़ें बनती हैं। प्राकृतिक तटबंध कैसे बनते हैं, मियांडर्स कैसे बनते हैं, बाढ़ के मैदान कैसे बनते हैं। तो भाई मियांडर्स के किनारे पर जो आपके नेचुरल रूप से जो आपका सेडिमेंट जमा हो जाता है तो उसे तटबंध यानी एक किनारा सा बन जाता है जिसे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। और कई बार उन किनारों को काट कर जब नदी का पानी चारों ओर फैल जाता है तो उसे हम कहते हैं बाढ़ के मैदान। यहाँ पर आई डोंट नो ये बार बार क्यों दे रहे हैं। ये है नदी विसर्प यानी मेंडर्स, जो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ। यहाँ पर आप समझ चुके हो कि मेंडर्स कैसे चलते हैं। इस तरीके से नदी जब सांप की तरह चलती है तो उसे मेंडर्स कहते हैं। कई बार क्या होती है ना, नदी मेंडर्स में बह रही है, फिर अचानक से क्या हुआ, नदी में एकदम से पानी की मात्रा अधिक हो गई। तो नदी देखो, मान लो ये रिवर है ना, पहले कभी ऐसे बहती थी, ऐसे, ठीक है। जब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उसने अपना रुख इस तरीके से कर लिया। तो यहाँ पर जो ये शेप आपको दिख रही है, ये वाली और ये वाली, कभी जो ये रिवर है इस तरीके से बहती थी, कभी इस तरीके से। अब रिवर में पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उसने अपना सीधा मार्ग अपना लिया, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो रिवर है उसने अपना सीधा मार्ग अपनाया तो यहाँ पर पानी भरकर रह जाता है। तो ये एक झील बन जाती है जिसे कहते हैं गोखुर झील। क्या कहते हैं? गोखुर झील। आई डोंट नो इन्होंने दिया हुआ है, नहीं है, आगे दिया होगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? गोखुर झील। देखो यहाँ पर आप इजीली समझ चुकते हो। देखो ध्यान से, ये आपके रिवर मेंडर से बह रही थी, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो रिवर्स ने अपना यहाँ से रास्ता ऐसे अपना लिया, तो ये वाला जो पार्ट है वो अलग हो गया। इसे छाड़न झील भी कहते हैं और गोखुर झील भी कहते हैं। गाय के खुर के जैसी इसकी आकृति होती है, इसलिए इसे गोखुर झील या छांडर झील कहते हैं। यहाँ पर इसी चीज़ों को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा गोखुर झील। ओक्सबो लेक, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ओक्सबो लेक कैसे बनती है और कौन बनाता है, ठीक है। ओक्सबो लेक आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आती है गुम्फित नदी। अब ये गुम्फित नदी क्या होती है? ये नदी द्वारा जो सेडिमेंट ला रही है उसका निक्षेपण उसमें एक लंबी रोधिका के रूप में हो जाता है, यानी एक लंबी आप नली के रूप में जब जमा हो जाता है सेडिमेंट तो उसे कहते हैं गुम्फित नदी। यह तो नदी धारा कई शाखाओं में भी बढ़ जाती है। यह प्रवाह किनारों पर और क्षैतिज अपर्दन भी करता है। नदी घाटी की अगर चौड़ाई की बात करें तो वो आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जल आयतन कम हो जाता है और अधिक मात्रा में क्षैतिज अवरोध के रूप में द्वीप की भांति आपका जो सेडिमेंट है वो जमा होता चला जाता है, और मुख्य जो जल धारा कई भागों में बढ़ जाती है, निक्षेपित हो जाती हैं। गुम्फित नदी तटों पर आपका अपर्दन और निक्षेप दोनों ही आवश्यक करती हैं। जब नदी में जल की मात्रा कम और जलोढ़ अधिक हो जाए, और चैनल में अगर हम बात करें रेत, मिट्टी, बजरी आदि की लंबी अवरोधिकाएं भी जमाव हो जाता है। नदी चैनल कई जल वितरिकाओं में भी बढ़ जाता है और ये वितरिकाएं आपस में मिल जाती है। कुछ नहीं है भाई,
जब रिवर्स है, लास्ट स्टेज में सेडिमेंट है, बहने लग जाता है, तो रिवर कई बार क्या होता है, सेडिमेंट इस तरीके से एक धारा ऐसे बहेगी, एक ऐसे बहती है, एक ऐसे नदी की धारा बहेगी और बीच में सेडिमेंट जमा हो जाते हैं, जिसे ही कहते हैं गुम्फित नदी। देखो यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाया गया है, इतना ब्यूटीफुल और क्लियर किया गया है सब कुछ। तो इस तरीके से रिवर्स जब बहती है तो इसे कहते हैं गुम्फित नदी, ठीक है, सेडिमेंट के कारण। तो ये थे भाई आपकी रिवर्स के द्वारा बनाए गए सतल रूप। तो रिवर्स कौन कौन से या बहता हुआ पानी कौन कौन से स्थल रूप बनाता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पीजीटी देना जा रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भौम जल है क्या, यानी हमारी भूमि के अंदर जिस जल का यूज़ आप नलकूपों के द्वारा करते हो, समरसीबल के रूप में जिसका पानी यूज़ करते हो, नलकूपों से पानी निकाल कर खेतों में जिससे सिंचाई की जाती है, तो वो जो भूमि के अंदर जो जल है वो भी कहीं ना कहीं भूमि के अंदर ही कुछ आकृतियां बनाता है चट्टानों के बीच में। अगर चट्टानें आपकी पारगम्य हो, कम सघन हो, यानी हल्की हो, ज़्यादा मोटी ना हो, अत्यधिक जोड़ों और दरारें वाली हो, तो जो धरातलीय जल है, जो हमारे धरातल का जल है, वो आसानी से उन चट्टानों के बीच में से बहता हुआ चलता है और उन चट्टानों की संधियों में वो पानी घुस जाता है, क्षैतिज रूप से बहता है। और जब उन चट्टानों के अंदर ये पानी क्षैतिज रूप से या ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है तो चट्टानों का अपरदन करता है। सिंपल सी बात है, चट्टानों की दरारों में पानी घुसेगा, धरातलीय जल, तो वो क्या हो गई, दरारों को चौड़ा करेगा और जिससे क्या होता है, धीरे धीरे उन चट्टानों का अपरदन होना शुरू हो जाता है। और जो ये भौम जल हैं, जो अपरदन, जो सेडिमेंट इकट्ठे हुए, उन सबको फिर अपने साथ बहा ले जाता है। तो इस प्रकार ये सारे कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं होते, ये केवल उन्हीं चट्टानों में होंगी जो चट्टानें आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता वाली होगी, या चूने की होगी या डोलेमाइट की होगी, ठीक है। जो चट्टान आपकी चूना पत्थर की होगी, डोलेमाइट की होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की होगी, उन्हीं में ही भूमिगत जल अपना मुख्य कार्य करता है। अब क्योंकि क्या होगा, भूमिगत जो जल है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, यानी आपकी जो केमिकल प्रोसेस होगा उसके द्वारा चट्टानों को अपने अंदर घोल लेगा और अनेक सतल रूपों को भी डेवलपमेंट करता है। इसमें दो प्रक्रियाएं आती है, एक तो घोलीकरण और दूसरी अवक्षेपण। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है, इन्हीं प्रोसेस के द्वारा चट्टानों में अगर मानो चूना पत्थर की चट्टान है और वहाँ से धरातलीय जल बहकर आ रहा है तो वो अपने अंदर उसको घुला लेता है और घुला लेने के कारण फिर उसके रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा कुछ सतलाकृतियाँ बनती हैं और इसी प्रकार चूने पत्थर के द्वारा निर्मित सतलाकृतियों को कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कास्ट सतलाकृति हैं, ये किस प्रकार की सतलाकृति है, किसके द्वारा बनी सतलाकृति है, भौम जल के द्वारा। एड्रियाटिक जो सागर है, इसके पास जो बाल्कन कास्ट क्षेत्र में जो लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित सतलाकृतियों पर ही आधारित है, ठीक है। लाइमस्टोन चूना पत्थर को ही इंग्लिश में कहते हैं और एड्रियाटिक जो सागर है वहाँ पर बाल्कन नाम की कास्ट एरिया है जहाँ पर कास्ट टोपोग्राफी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इसी प्रकार की लाइमस्टोन चट्टानों के ऊपर, ठीक है। तो अपरदन और निक्षेपण दोनों ही जो स्थल रूप होते हैं वो कास्ट सतलाकृतियों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे भूमिगत जल द्वारा बनी सतलाकृतियाँ, हम कहेंगे कास्ट सतलाकृतियाँ, ठीक है। अब अपरदित स्थल रूप, यानी जो भूमिगत जल है, जो कास्ट सतलाकृतियाँ हैं, वो अपरदन के द्वारा कौन कौन से फीचर्स बनाती हैं, तो पुल्स बनाती हैं, कुंड, घोल रंध्र बनाती हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि घोल रंध्र किसके द्वारा बनाया जाता है। लैपिस बनाती है और चूना पत्थर चबूतरे बनाती है, यानी लाइमस्टोन पेवमेंट्स बनाती हैं। तो अब इन सबको थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो चूना पत्थर कोई चट्टान है उसके तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे और मध्यम आकार के कुछ गड्ढे बन जाते हैं, कुछ गर्त बन जाते हैं और जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं, यानी सैलो होल्स कहते हैं, ठीक है। तो कुछ गड्ढे बन जाते हैं चूना युक्त चट्टानों पर भूमिगत जल के कारण और इन्हीं गर्तों को हम क्या कहते हैं, विलयन रंध्र। गोल रंध्र कास्ट क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। गोल रंध्र भी एक प्रकार का छिद्र ही होता है, एक गड्ढा ही होता है जो ऊपर से गोल होगा, ऊपर से गोल होता है और नीचे से कीप की आकृति का, जैसे नीचे से कुछ इस तरीके की शेप होगी और ऊपर से गोल होता है, तो उन्हें कहते हैं घोल रंध्र, ठीक है। इनका अगर क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो कुछ वर्ग किलोमीटर से हेक्टेयर तक और आधा मीटर से 30 मीटर तक और इससे भी अधिक इनकी गहराई हो सकती है आपके घोल रंध्र की। और कुछ अकेले घुलन क्रिया द्वारा बनते हैं जबकि कुछ अन्य क्रियाओं द्वारा भी बनते हैं। यहाँ पर ये तो स्टेलेक्टाइट, हाँ जी, ये रे यहाँ पर देखो, ये फीचर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए।
तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे, ये है आपका विलय रंध्र, यानी जिसमें ज़्यादा छेद नहीं हुआ, सिर्फ एक गड्ढे का निर्माण हुआ है थोड़े से, उसे कहेंगे विलय रंध्र। और जब ये गड्ढा बिल्कुल थोड़ा और गहरा हो जाएगा और नीचे से एक कीप की आकृति ले लेता, ऊपर से गोल होता है, इसे कहते हैं घोल रंध्र। ठीक है, क्या कहेंगे? घोल रंध्र। और जब ये घोल रंध्र जो है, इसका क्या होगा, ये जो घोल रंध्र है जब ये घोल रंध्र आपका इस तरीके से, देखो यहाँ पे चट्टानों, यहाँ पे इस घोल रंध्र ने यहाँ की चट्टानों को तोड़ दिया, यहाँ की चट्टानों को तोड़ दिया, तो यहाँ से एक रास्ता निकल जाता है, यहाँ से एक रास्ता, तो इस तरीके से गुफाएं बनती हैं। क्या बन जाएगी? गुफाएं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको घोल रंध्र का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, नीचे से कीप की शेप है, ऊपर से गोल शेप है, तो इसे ही कहते हैं घोल रंध्र। उसके अलावा आगे आएंगी ये सारी फीचर्स भी। ठीक है, तो इस प्रकार के घोल रंध्र बन गए हमारे पास नीचे से कीप की आकृति वाले। और जब ये आपके घोल रंध्र, मैंने अभी आपको बताया, गुफाएं बना देते हैं, ठीक है, और इन गुफाओं की जो छत है वो भी गिर जाए तो एक बहुत बड़ा छेद बन जाता है, जिसे कहते हैं निपात रंध्र। ठीक है, निपात रंध्र के नाम से जाना जाता है, सिंक। अब अधिकतर जो घोल रंध्र होते हैं ऊपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं, जिससे आपका एक उथला हुआ कुंड भी बन जाता है। जब आपके घोल रंध्र ध्वंसंत हो जाएंगे, यानी उनका विनाश हो जाता है घोल रंध्रों को, तो बहुत बड़े बड़े, यानी देखो मान लो ये एक घोल रंध्र ये है, एक घोल रंध्र ये है, एक घोल रंध्र ये है, ये तीनों आपस में टूट गए, तो एक बहुत ही बड़ा छेद बन जाता है। और इस प्रकार अनेक घोल रंध्रों को मिलाने से क्या बनता है? डोलाइन बनता है, डोलाइन वाली शेप बनती है, उस शेप को क्या कहेंगे? डोलाइन। अब आपके घोल रंध्र बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इन घोल जो रंध्र होते हैं, इनके बीच से भूमिगत जल है वो एक नदी के रूप में भी निकल जाता है। और ये घोल रंध्र और डोलाइन, इनकी छत गिरने से या लैंडस्लाइड वगैरह होने से कई बार ये आपस में मिल भी जाते हैं और एक खाई बन जाती है, ट्रेंच बन जाती है, जिसे घाटी रंध्र कहते हैं, यानी वैली सिंक के नाम से जाना जाता है, या युवाला कहते हैं। ठीक है, तो यानी जब आपके ये घोल रंध्र या फिर डोलाइन, इनकी छत गिर जाए या आपस में ये मिल जाए, बड़े बड़े गड्ढे डोलाइन, तो फिर उसे क्या कहेंगे? युवाला। समझ गए युवाला क्या था? ठीक है, तो देखो पहले हमारे विलयन रंध्र बने, फिर विलयन रंध्र से हमारे घोल रंध्र बने, घोल रंध्र से हमारे क्या बना? डोलाइन बना, डोलाइन के बाद फिर क्या बना? युवाला। ये सारे फीचर्स आपस में एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे जो चूने युक्त चट्टानें होती हैं, इनके अधिकतर जो भाग होते हैं वो इन गड्ढों और खाइयों के हवाले हो जाते हैं, और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले और नुकीले कटक से बन जाते हैं, जिन्हें लेपिज कहते हैं। क्या कहते हैं? लेपिज। इन कटकों और लेपिज का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है, और कभी कभी जो ये लेपिज होते हैं वो समतल चूनायुक्त चबूतरों में भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पूरे क्षेत्र में आपके जब नुकीले कटक की तरह बन जाएंगे तो उसे लेपिस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कंद्रिकाएं। कंद्रिकाएं बिल्कुल सेम है, मैंने अभी आपको समझाया भी था। जब आपके ये घोल रंध्र वगैरह आपस में अंदर जाके चट्टानों को काट देते हैं तो पूरा रास्ता खुल जाता है। मान लो ये आपका एक घोल रंध्र था, इस तरीके से चट्टानों को काट दिया तो एक गुफा ये बन गई, एक गुफा ये बन गई, तो इस प्रकार से आपकी कंद्रिकाएं बन जाती है, केव्स बन जाती है, जिन्हें गुफाएं कहते हैं। ठीक है, दोनों सुरें होती हैं तो इन्हें टनल्स यानी सुरंग भी कहा जाता है। तो ये थे भाई अपर दंत के द्वारा निर्मित सतलाकृतियाँ, जिसमें मैंने आपको विलयन रंध्र समझाया, घोल रंध्र समझाया, उसके बाद हमने पढ़ा डोलाइन, डोलाइन के बाद युवाला, युवाला के बाद लैपिज, लैपिज के बाद गुफाएं। अब आती है निक्षेपित सतल रूप यानी डिपोजिशन वाले। तो इसमें जो आपका भूमिगत जल है, कौन कौन सी सतलाकृतियाँ आती है, तो इसमें भी आपका मेन रसायन कैल्शियम कार्बोनेट ही रहेगा, क्योंकि कार्बन युक्त जब जल ये पानी में या वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन होता है, बहुत जल्दी से घुल भी जाता है, और इसका जो वाष्पीकरण होता है तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो वहीं पर जम भी जाता है, और चट्टानों की छत से वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो मुक्त हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर टपकने से उनका निक्षेपण हो जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो उड़ गई हवा में, बाकी जो कैल्शियम कार्बोनेट जो बचा रह गया वो धरातल पर टपकने से वहीं के वहीं जम जाता है। देखो दिखाया हुआ भी है यहाँ पर पिक्चर में।
आपको समझ में आएगा। मैं दूसरी में दिखाऊंगी। देखो यहाँ पे जैसे स्टेलैक्टाइट और स्टेलैग्माइट और स्तंभ, ये तीनों ही सतला करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। स्टेलैक्टाइट ये क्या होता है? विभिन्न मोटाई के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर ये पतले होते जाते हैं। अनेक शेप में दिखाई देते हैं। कंदरिकाओं यानी गुफाओं के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। वास्तव में आप इसको करने से पहले एक बार इस पिक्चर्स को ध्यान से देख लो। ये देखिए, ये है आपके स्टेलैक्टाइट, यानी जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट था उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड तो मुक्त हो गई, अब जो कार्बोनेट था वो यहाँ पर जम गया, वहाँ पर जम गया, एक बूंद की तरह टपकते 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 जमता चला जाता है और इस प्रकार की शेप बन जाती हैं। तो जो ये ऊपर यानी गुफा की छत पर जब ये लटक के बनता है तब तो उसे कहते हैं स्टेलैक्टाइट, लैक का आता है बीच में। और जब ये गुफा की तली में एक कैल्शियम कार्बोनेट जमता है तब उसे कहते हैं स्टेलैग्माइट। ठीक है, गुफा की छत पर जमेगा स्टेलैक्टाइट, गुफा की तली में जमेगा स्टेलैग्माइट, और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक पिलर का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं स्तंभ। देखो ये बना हुआ है स्तंभ। ठीक है, तो ये तीनों सतला करते हैं निक्षेपण द्वारा बनती है। देखो इन तीनों में किसका काम हो रहा है? जमाव का काम हो रहा है, जमा हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो रहा है चूनायुक्त चट्टानों पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये तीनों सतला करते हैं गुफा के अंदर बनती हैं काष्ठ के द्वारा, काष्ठ सतला करती के द्वारा। तीनों समझ में आ गई? तो ये था भाई आपका काष्ठ सतला करतियाँ। अब काष्ठ सतला करतियाँ कुछ छोटे और स्थल रूपों में पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय नामों से पुकारा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको समझ में आ गई, हमने जो जो अपनी सतला करतियाँ की हैं सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना सारी की सारी सतला करतियों को। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम ग्लेशियर्स यानी हिम नदी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिम नदियाँ भी कुछ सतला करतियाँ बनाती हैं, यानी जो बर्फ़ है वो एक जगह पर टिकी हुई नहीं रहती, उसमें भी मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट आपका वो जो मूवमेंट होता है कुछ सेंटीमीटर या इससे भी कम का भी हो सकता है। ठीक है, यानी जो बर्फ़ है कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक खिसकती है, और ये किसके कारण होता है? ये गुरुत्व बल के कारण होता है, ग्रेविटी के कारण होता है। यानी आपकी ग्लेशियर्स में जो मूवमेंट होती है ग्रेविटी के कारण होती है। और हमें हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, हिमालय पर्वतीय ढलानों में घाटियों में बहते हैं। ठीक है, यानी हिमालय पर्वत से लेकर ढलानों की ओर होते हुए घाटियों तक बर्फ़ जो गिरती है उसे ही ग्लेशियर्स कहते हैं। उत्तरांचल है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, इन सारे एरियाज़ में हम देखते हैं ग्लेशियर्स को बर्फ़ के रूप में। ठीक है, और अगर हम बात करें आपका गंगा नदी, गंगोत्री हिमनद जिसका अग्रभाग गोमुख है, वास्तव में वो भी अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है। यानी अगर हम बात करें जिससे हमारी गंगा निकलती है वो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है अलकापुरी ग्लेशियर से, और देवप्रयाग के निकट क्या होता है? अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपस में मिल जाती है, जिसके बाद से ही गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारी रिवर जैसे गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से, तो काफ़ी ग्लेशियर से ही आपकी रिवर्स का भी निर्माण होता है, क्योंकि इन ग्लेशियर्स के पिघलने से ही तो पानी आता है जो रिवर के रूप में पर्वतों से बहकर चलता है। तो आपकी जो हिमनदी होती है, जो ग्लेशियर्स होती हैं, वो काफ़ी मात्रा में अपरदन करती है, जिसके कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है। ठीक है, इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण के कारण ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ग्लेशियर अपने साथ बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों को भी अपने साथ खिसका कर ले जाती है अपनी तली से। ठीक है, घसीट कर ले जाती हैं, और जो किनारे होते हैं घाटियों के, उनके किनारों को काटती हुई, घर्षण करती हुई, अपरदन करते हुए चलते हैं ग्लेशियर। हिम नदी अगर हम बात करें चट्टानों का भी प्रभावशाली अपरदन करते हैं, ऊंचे पर्वत, छोटी पहाड़ियों और मैदानों में बदल सकती हैं हिम नदी। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, छोटी पहाड़ियों को प्लेन एरिया में बदल सकती हैं हिम नदियाँ। हिम नदी के लगातार संचलित होने से हिमनद मलबा हटता जाता है और विभाजक नीचे हो जाता है। कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं, इतने लो लेवल के हो जाती हैं कि जो हिम नदी है उसकी जो शक्ति है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। निम्न पहाड़ियाँ और निक्षेपण सतल रूपों वाला एक आउटवोस्ट प्लेन एरिया बन जाता है हिम नदी के द्वारा, और इसमें हिम नदी क्या करती है? अपने सारे सेडिमेंट को जमा कर देती है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है अपर्दित स्थल रूप। अपरदन यानी हिम नदी के अपरदन द्वारा कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं? तो सबसे पहले आते हैं सर्क।
सर्क इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है सर्क के बारे में। हिमानीकृत पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, स्थल रंध्रों में सर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। जब अधिकतर जो सर्क होते हैं ना वो हिम नदी घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। मान लो ये आपका एक पर्वत है, सर्क कैसी आकृति होती है, जब यहाँ से कोई ग्लेशियर आ रहा है तो यहाँ से जब इस तरीके से यहाँ पर इस पहाड़ी को इतना काट देगा और इस तरीके की जो शेप बन जाएगी, इस तरीके की जो शेप बन जाती है, इसे ही कहते हैं सर्क। सर्क गहरे होते हैं, लंबे होते हैं और चौड़े भी होते हैं। ठीक है, ढाल की बात करें तो बिल्कुल तीव्र होता, अवतल होता है। जल से भरी हुई झील भी ऐसा गड्ढा बन जाता है कई बार, और इस गड्ढे की जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी भर जाता है, और जब इस प्रकार के सर्क में पानी भर जाता है तो उसे कहते हैं टान झील। ठीक है, इन झीलों में सर्क झील कहेंगे या टान झील कहते हैं। और आपस में जब कई बार दो या दो से अधिक सर्क आपस में जब मिल जाते हैं तो सीढ़ी नुमा क्रम में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ गए सर्क क्या होता है। नेक्स्ट आती है होन या गिरीश्रृंग या सिरेटेड कटक। सर्क के शीर्ष पर जो आपकी सर्स बनी हुई है उसके जो शीर्ष पर जब अपर्दन हो जाता है तो एक होन निर्मित हो जाता है, और 2 या 3 से अधिक हिमनद निरंतर शीर्ष पर जब तक अपना अपर्दन जारी रखे जब तक कि उनके तल आपस में ना मिल जाए तो एक तिरव किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिसे होन कहते हैं। मैं आपको इस पिक्चर में अगर इन्होंने दिखाया रखा होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। देखो ये रहा होन यानी श्रृंग, ये रहा, इस तरीके से एक सींग वाली आकृति बन जाती है। ठीक है, मान लो ये आपका एक पर्वत है, यहाँ पर भी एक सर्क बन गया, यहाँ पर भी एक सर्क बन गया, एक सर्क पीछे की साइड बन गया। इससे क्या होगा ना, आपकी एक चोटी नुकीली सी बन जाती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से नुकीली सी चोटी बन जाएगी, जिन्हें क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। आमने सामने से अपर्दन होने से दोनों तरफ की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल पतली हो जाएंगी और एक कंघी और आरी के समान कटक के रूप में दिखाई देती है, जिन्हें आरेत कहते हैं या तीक्ष्ण कटक भी कहते हैं। ऊपरी भाग नुकीला होगा और बाहरी भाग टेढ़ा बेढ़ा होगा, और इन कटकों का जो चढ़ना प्राय असंभव होता है। ठीक है, आल्पस पर्वतमाला की बात करें, आल्पस यूरोप का फेमस पर्वत, प्रमुख पर्वत आल्पस, इसकी जो चोटी है मैटरहर्न, और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। वास्तव में ये होन के ही एग्जाम्पल हैं जो कि सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। ठीक है, सर्क पढ़ा मैम ने, गिरीश्रृंग या होन पढ़ा, और हमने आरेत पढ़ लिया। आरेत कुछ नहीं होता, जब आपके बहुत सारे श्रृंग बन जाते हैं इस तरीके के आपकी आकृति बन जाती है जिसे आरेत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हिमनद घाटी और गर्त। ये गर्त की भांति होती हैं। अगर आकार में बात करें तो अक्षर यू जैसी शेप होती है इनकी। तली में ये बहुत चौड़े होंगे, किनारे चिकने होते हैं और तेज ढाल वाले होते हैं। घाटी में मलबा बिल्कुल बिखरा हुआ रहेगा, और मलबा अगर हम बात करें दलदली रूप में दिखाई देगा, और धरातल पर झील भी हमें ऐसे ऊपर की हुई उठी हुई दिखाई देती है, और हिमोड़ भी मलबे से ही बनता है। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर हैंगिंग वैली भी होती है, यानी लटकती घाटी भी होती है, और इन लटकती घाटियों के तल मुख्य घाटी में खुलते हैं, और इनके विभाजित क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नजर आती हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्तों जिनमें समुद्री जल भर जाता है, समुद्री तट रेखा पर ही होती है, जिन्हें फ्रियोड भी कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, कई बार क्या होता है, एक आपकी हिमनदी ने एक घाटी का निर्माण किया, एक वैली का निर्माण किया। जैसे मान लो एक इस तरीके की एक घाटी बना दी। अब इस घाटी के अंदर जब एक और घाटी बन जाए, ठीक है, और हमें क्या दिखाई देगी, ये वाली घाटी हमें क्या दिखाई दे रही है, लटकती हुई दिखाई दे रही है, तो उसे कहते हैं लटकती घाटी, हैंगिंग वैली। ठीक है, और कई बार क्या होता है, बहुत ही गहरे गड्ढे बना दिए जाते हैं हिमनदियों के द्वारा, और जिनमें समुद्रों का पानी आकर भर जाता है, और ये चीज़ कहाँ पर होती है, समुद्र के कोस्टियल एरिया पर होती है, तट रेखा पर। इन्हें कहते हैं फिरियोड तट। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे, फिरियोड तट। समझ में आ गया। तो हमने हिमनदी घाटियाँ भी पढ़ ली, यानी हैंगिंग वैली पढ़ी, और इसके अलावा हमने गर्त भी पढ़ लिया, गड्ढा भी पढ़ लिया। नेक्स्ट आते हैं निक्षेपित स्थलरूप, यानी जमाव से, सेडिमेंट के जमाव से हिमनदी क्या क्या बनाती हैं। तो जो हिमनदियाँ हैं वो भारी मात्रा में निक्षेप करती हैं, हिमोड़ भी और गोलासम के रूप में भी जमा करती है काफ़ी चीज़ें। अधिकतर चट्टानों के टुकड़े होते हैं, नुकीले भी होते हैं और कम नुकीले भी होते हैं। ठीक है, इन सबको जमा करती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये पिक्चर में बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया है किस तरीके से। देखो यहाँ पे देखो, ये हिमानी धोत मैदान जो मैंने अभी आपको पढ़ा रही थी, किस तरीके से मैदानी एरिया। ये है एस्कर, ये आपको जो छोटे छोटे दिख रहे हैं,
ये जो आपको ये छोटी छोटी दिख रही हैं, ये है एस्कर। एस्कर ये एक्चुअली क्या है, सेडिमेंट है जो जम गए हैं किनारे पर, ठीक है। सेडिमेंट जब जम जाते हैं, ये हिमानी धोत मैदान, जब जो हिम नदी है अपने साथ सेडिमेंट को जमा कर देती है। ये फिर एस्कर आ गए, ये ड्रमलिन आ गए। ड्रमलिन यानी जो ड्रमलिन होते हैं, जब एक अंडों की टोकरी के समान जम जाती हैं चीज़ें, तो उसे ड्रमलिन कहते हैं। ये आपके एस्कर जब हिमोड के रूप में अलग अलग एरिया में जमते हैं तो उन्हें आपके हिमोड कहते हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो आपकी जो बर्फ़ जब भी पिघलती हैं तो नदियाँ बनती हैं। कुछ मात्रा में शैल मलबा इन पिघले हुए जल से बनी सरिता में प्रवाहित होकर निक्षेपित भी होता है। और ये जो आपकी हिमनदी जलोढ़ निक्षेप, यानी जब हिमनदी अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाती है तो उसे प्लेन एरिया में बिछा देती है, और उसे ही हम कहते हैं आउटवॉश, यानी हिमानी धोत मैदान भी कहते हैं, आउटवॉश डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें आपके गोल गोल छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर बड़े बड़े टुकड़े शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमोड। हिमोड क्या होते हैं? हिमोड आपकी जब एक सीधी लाइन में एक कटक के रूप में जो हिम नदी अपने सेडिमेंट को जमा कर देती है, तो उसे मलबे को जमा कर देती है, तो उसे कहते हैं हिमोड टिल, ठीक है। इस तरीके से एक दीवार के समानांतर, मैंने अभी आपको दिखाया था ना एस्कर, एस्कर जो आपको दिखाया बिल्कुल हिमोडी का ही तो एग्जाम्पल है। पार्श्विक हिमोड अंतशत हिमोड से मिलकर घोड़े की नाल या अर्ध चंद्राकार कटक का भी निर्माण करते हैं। पार्श्विक हिमोड क्या होते हैं? आपकी जो हिम नदी घाटी है उसके दोनों ओर यानी दोनों किनारों पर अत्यधिक मात्रा में जो सेडिमेंट होते हैं उन्हें कहते हैं पार्श्विक हिमोड। और इन हिमोड की जो उत्पत्ति होगी हिमानी जल द्वारा होती है, ग्लेशियर्स के द्वारा होती है। इस जलोढ़ को हिम नदी के किनारों पर धकेला जाता है और तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर आपके क्या हो जाते हैं, एक परत के रूप में ये अव्यवस्थित रूप से हिमोड छोड़ दिए जाते हैं और वहीं पर ये जम जाते हैं। और जब ये तली पर छोड़े जाते हैं तब उन्हें कहते हैं तलसत हिमोड। घाटी के मध्य में छोड़े जाते हैं तब उन्हें कहते हैं मध्यसत हिमोड, और किनारे पर होंगे तो उसे कहेंगे पार्श्विक हिमोड। तो इस तरीके से अलग अलग नाम हैं इनके, ठीक है। तलसत हिमोड बिल्कुल निक्षेप आपकी तली में होंगे, मध्यसत हिमोड जब बिल्कुल मध्य में होंगे, और भाई आपके पार्श्विक हिमोड जब आपके किनारे पर होंगे। नेक्स्ट आता है एस्कर। एस्कर क्या होता है? गर्मियों में जब हिम नदी के पिघलने से जो पानी है हिमतल के ऊपर से बहता जाएगा और इसके किनारों से रिसता है, बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रभावित होता है, यानी बर्फ के जो छेद है उससे नीचे नीचे पानी बहता चलेगा। तो बर्फ के नीचे एक नदी सी होती है, आपने मूवीज में भी देखा होगा। कई बार क्या होता है बर्फ टूट जाती है और हीरो हीरोइन गिर भी जाते हैं, हीरोइन, तो इस तरीके से होता भी है मूवीज में, आपने वहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल है। तो जो ये नदियाँ हैं जो बर्फ के नीचे नीचे बहती रहती हैं, यानी ये एक तरफ से आपका ग्लेशियर्स का ही पानी होता है जो पिघल कर बहता रहता है, और इनके साथ मलबा भी बहता है, और ये हिमनद नीचे इस बर्फ़ की मोटी घाटी में जमा हो जाते हैं, एक कटक के रूप में सारे मलबे को जमा कर देते हैं, जिसे कहते हैं एस्कर। नेक्स्ट आता है आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन यानी हिमानी धोत मैदान। ये कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है, जहाँ भी जो ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर आ रही है बर्फ़ सरक सरक के, तो जहाँ पर भी उसको निम्न मैदान यानी बिल्कुल समतल सा एरिया दिखेगा तो वहाँ पर वो अपने जलोढ़ निक्षेपों को, अपने डिपॉजिट को जमा कर देगी, ठीक है। और इसमें चीका मिट्टी और मृतिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी होते हैं, और ये जब पूरा एक मैदान बन जाता है मिट्टी से तब उसे कहते हैं हिमानी धोत मैदान, ठीक है। नेक्स्ट आती है ड्रमलिन। ड्रमलिन मैंने अभी आपको दिखाया था, मैंने बताया था अंडों की टोकरी जैसा। तो अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है, रेत और बजरी के ढेर होते हैं इसमें, और इन ढेरों को लाने वाले कौन होता है? ग्लेशियर होता है। ड्रमलिन के लंबे लंबे जो भाग होते हैं वो हिम नदी की प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं, यानी जिस दिशा में ग्लेशियर बह रहा होता है उसी दिशा में ये बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 1 किलोमीटर लंबे और 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलिन का जो हिमनद होता है, जो सेडिमेंट होता है, वो स्ट्रोस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रोस कहलाता है, जो कि पृष्ठ भागों की अपेक्षा तीखा और तीव्र ढाल लिए हुए होता है। ड्रमलिन का निर्माण हिम नदी दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने और उनके बर्फ के नीचे रहने से होता है। सिंपल सी बात है, जब आपका मलबा बहुत अधिक मात्रा में होता है और एक पर्वत की शेप में ले लेता है, अंडों की टोकरी, उल्टी अंडों की टोकरी जैसी शेप लेता है, तो उसे ड्रमलिन कहते हैं। इसमें आपके हिमखंड के कारण ढाल तीव्र हो जाते हैं। ड्रमलिन हिम नदी की दिशा को बताते हैं, जिस दिशा में ड्रमलिन बनेंगे उसे ही हिम नदी यानी ग्लेशियर्स की डायरेक्शन
माना जाता है। तो ये थे भाई आपकी हिम नदी के द्वारा बनी हुई सतलाकृतियाँ, जिसमें हमने सर्क के बारे में पढ़ा, श्रृंग पढ़ा, गिरिश्रृंग, टोन, होन पढ़ा, होन क्या कैसे बनता है। उसके अलावा हिमानी धोत मैदान पढ़े, एस्कर पढ़े, हिमोड़ पढ़े, ठीक है, ड्रमलिन पढ़ा। तो सारी सतलाकृतियाँ हमने यहाँ पर अपनी कंप्लीटली कर। तरंगे होती है वो किस प्रकार से आगे आती है, पीछे जाती है, तो इस प्रकार से भी वो कुछ सतलाकृतियों का निर्माण करती है, जिनको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो तरंगों में मूवमेंट चलती रहती हैं। एक बार तो समुद्र के युद्ध आप देखते होगे, पीछे से बहुत बड़ी तरंग बहकर आ रही है, किनारे तक आती है, समुद्र का पानी आगे तक आ जाता है बीच पर, और फिर वो वापस लौट जाता है पानी। तो इस तरीके से मूवमेंट चलती रहती है। और इन्हीं कार्यों के अंतर्गत कुछ ये लगा लो आप, कुछ आकृतियाँ बनाती है समुद्री तरंगे, जिन्हें धाराएं भी कहते हैं। तो तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तरंग जो स्थल रूप है वो कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं। सिंपल तौर पर जो तरंगे हैं, जो भी आपके फीचर्स बनाती हैं, तो उनको कुछ फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे लैंड एरिया कैसा है, समुद्री तली की जो समुद्र का तल है उसकी बनावट कैसी है, समुद्र का तट कैसा है, उन्मगन तट है यानी जल में डूबा हुआ है अधिकतर भाग, या ऊपर उठा हुआ तट है, ठीक है। उसके अलावा ऊंचे और चट्टानी तट यानी जलमग्न जो तट हैं वो किस प्रकार के हैं, कठोर चट्टानों के हैं, निम्न समतल या मंद ढाल, ढाल किस प्रकार का है, स्लोप किस प्रकार का है। तो ये सारी चीज़ें ही प्रभावित करती हैं तरंगों के द्वारा बनी हुई आकृतियों को। तो इसमें सबसे पहले अगर ऊंचे चट्टानी तटों की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो तट रेखाएं होती हैं वो अनियमित होती हैं। नदियाँ जलमग्न से प्रतीत होती है। जब नदी समुद्र में मिलती है डेल्टा के टाइम, तो ऐसा लगता है कि नदियाँ पानी के अंदर कहीं खो गई हैं, ठीक है। और अत्यधिक अवनमन होने से किनारों के स्थल भाग भी जलमग्न हो जाते हैं, यानी अधिकतर किनारा भी पानी में डूब जाता है, और इस प्रकार बनते हैं फरियोड तट। जब नदी अपनी गहराई को खोकर समुद्र की गहराई में खो जाए, तो इस प्रकार फियोड तट का निर्माण करते हैं। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे रहते हैं। जो पहाड़ी भाग होगा यानी आधी पहाड़ी समुद्र के अंदर, आधी बाहर, इस तरीके से। सागरीय किनारों पर निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते, अपर्दित स्थल रूपों की बहुतायत होती है। अगर सागरीय किनारों पर बात करें तो वहाँ पर आपको डिपॉजिट अगर सतलाकृति जो होती है उनकी मात्रा कम देखने को मिलेगी, अपर्दित सतल रूपों की मात्रा अधिक होती है। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे जो तरंगे होते हैं वो अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती हैं। तरंगे ऊंचे, मान लो बहुत बड़ी तरंग आ रही है बह के, अचानक किनारे पर कोई चट्टान के टुकड़े हैं या चट्टाने हैं। आपने ये इमेजिन करो कि समुद्र का किनारा, बहुत सारी चट्टाने हैं, तो किस तरीके से तट होता है। मूवियों में भी इस तरीके के सीन दिखाए जाते हैं। तो वहाँ पर जब वो एकदम से धाराएँ आती है ना, तो वो टकराती है तट के साथ, और टकरा कर उस चट्टान को बार बार आती है, बार बार टकराती है, उसमें दरारें पैदा कर देगी, फिर उस दरारों में पानी घुस जाएगा, फिर वो दरारें और चौड़ी हो जाती है। फिर एक टाइम आता है कि वो चट्टान का कुछ भाग नीचे गिरने लग जाता है, और जब आगे का कुछ भाग गिरने लग जाता है तो एक क्लिफ का आकार लेता है वो, ठीक है। और ये जो क्लिफ होते हैं इन्हें समुद्री भृगु भी कहते हैं, और ये हमेशा पीछे हटते रहते हैं, क्योंकि धारा तो फिर भी आएगी, वो फिर और चट्टानों में घुसेगी, वो उसको और काटेगी। तो इस तरीके से ये जो सतलाकृति होती है ना, कुछ इसी तरीके की होती हैं। मान लो ये आपका समुद्र है, ये समुद्र है, तो इस तरीके की होती है भाई ये सतलाकृति, इस तरीके की, ठीक है। ये समुद्र है, तो आगे ऐसे समुद्र में चट्टान का एक हिस्सा आगे की ओर निकला हुआ रहता है, तो इसे कहते हैं भृगु। समुद्र भृगु से जब वो टूटता है, जब वो चट्टानी भाग टूटता है, तो मलबा धीरे धीरे टुकड़ों में जो सेडिमेंट है वो टूट टूट कर गिरने लगता है। अब जो ये सेडिमेंट है ये क्या होता है, लहरों के साथ कई बार तो समुद्र के आंतरिक भागों में चला जाता है, और कई बार किनारों पर भी थोड़ा थोड़ा जमा हो जाता है। ये निर्भर करता है तरंग कैसी है, ठीक है। तो मलबे के किनारे से अगर दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती हैं। यानी कई बार मलबा जब किनारे पर ही जमा कर दिया जाता है तो क्या होता है, दो तरंगें बन जाती हैं। एक जो तटों के साथ अपर्दन जहाँ से आरंभ होता है वहाँ, वेलांचली जो प्रवाह होती हैं, जो लॉन्ग शोर जो करंट होती हैं, इन अपर्दित पदार्थ को समुद्री किनारों पर जो आपके बीच होते हैं और रोदिकाओं के रूप में जमा कर लेती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये रोदिका होती हैं, मैं अभी समझाऊंगी। जब वो सेडिमेंट होता है, अगर मान लो सेडिमेंट अंदर जाके जम जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक समुद्र के अंदर जाके इस तरीके से आपका कोई सेडिमेंट भर गया है, ये जम गया है, तो ये पूरा समुद्र है, तो ये होगी आपकी रोदिका। तो जो रोदिकाएँ होती हैं, जब यही रोदिकाएँ जल के ऊपर भी हमें दिखाई देती है तो उन्हें बैरियर्स कहते हैं, रोध कहते हैं।
ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग तो खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो तो उसे स्पिट कहते हैं। मान लो एक पार्ट तो लैंड पार्ट से ज्वाइंट है और दूसरा समुद्र के अंदर गया हुआ है, तो ऐसी रोधिकाओं को क्या कहेंगे? स्पिट। और जब रोधिका और स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर उसके मार्ग को बंद कर दे तो लैगून बन जाता है। मान लो यहाँ पर कोई खाड़ी है, यहाँ पर कोई खाड़ी है, ऐसे खाड़ी से ही बोलते हैं जो तीन ओर से कवरअप हो, यहाँ से समुद्र का पानी है। अब यहाँ पर कोई रोधिका बन गई, तो उसने मार्ग बंद कर दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा? गोल गोल ये लैगून बन जाएगी, खारे पानी की झील। इसमें खारा पानी भरा रह जाता है, रोधिका ने इसका रास्ता रोक लिया, जो कि सेडिमेंट की एक दीवार लगा सकते हो आप, तो इससे आपकी क्या बन जाती हैं? फिर लैगून्स बन जाती हैं। नेक्स्ट आता है निम्न अवसादी तट। ये जो नदियाँ होती हैं जब डेल्टा बनाती है तो अब अपनी लंबाई बढ़ा लेती हैं। कभी कभी जो लैगून्स होती हैं और ज्वारीय खाड़ियाँ होती हैं उनमें पानी भर जाता है और इससे तट रेखाएं भी चिकनी हो जाती हैं, मंद ढाल लिए हुए होती हैं। तटों के साथ कई बार समुद्री पंख और दलदल भी पाए जाते हैं और इस प्रकार निक्षेपित सतलाकृतियों की भी बहुत होती है। ठीक है, यानी आपके समुद्री पंख और दलदल ये तो देखने को मिलेंगे ही। जब नदी समुद्र में मिलती है तो अपने साथ बहुत सारा गाद, कीचड़, ठीक है, इस तरीके के महीन कणों वाली मिट्टी अपने साथ लेकर आती है लास्ट टाइम पर, जो दलदल का निर्माण करती हैं। जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगे अवनमित हो जाती है तो तल के अवसाद भी दोलित हो जाते हैं। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। डेल्टा का बता रखा कि भाई डेल्टा जब किस तरीके से आपका मिलता है तो आपकी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। अब यहाँ से देखो आप, अपर्दित स्थल रूप, भृगु, वेदिकाएं, कंद्रिकाएं, स्टैक। अब ये सारी सतलाकृतियों के नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में सीधा आएगा। भृगु कौन बनाता है? हमने अभी भी पढ़ा, मैंने समझाया भृगु कैसे बनता है। वेदिकाएं कौन बनाता है? ठीक है, समुद्री वेदिकाएं होंगी पर ये, क्योंकि नदी वेदिकाएं भी बनती हैं, ये समुद्री वेदिकाएं हैं। कंदराएं यानी गुफाएं, देखो अंडरग्राउंड वाटर भी कंदराएं बनाता है और आपकी समुद्री तरंगे भी बनाती है। और स्टैक, अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया कि दो मुख्य आकृतियाँ आती है, एक तो आती है तरंग घर्षित भृगु और वेदिकाएं, ये दोनों मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर क्या होता है, ये जो भृगु होते हैं इनका ढाल त्रिव होता है, कुछ इस तरीके की सतलाकृति होती है समुद्र के अंदर, इस तरीके से चट्टानी भाग को तोड़ तोड़ कर आगे वाला पार्ट ऐसे निकला रहता है समुद्र में, तो 30 मीटर या उससे भी अधिक की हो सकती हैं। इसकी तलहटी पर एक मंद ढाल होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है बिल्कुल प्लेन एरिया वाला। ठीक है, तरंग की औसत ऊंचाई से भी अधिक ऊंचाई पर ये मिलते हैं। तो ऊपर तो आपका मान लो भाई ये भृगु है, ऊपर तो ये क्या है? भृगु है, और नीचे यहाँ पे जो मलबा जमा होकर प्लेन मैदान बन जाता है जिसे कहते हैं तरंग घर्षित वेदिका या तरंग घर्षित मैदान भी इसे कहते हैं। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो कई बार आपकी अलग अलग कुछ प्रतिरोधी चट्टानें भी जो भृगु के ही भाग थे, ठीक है, वो उसे समुद्री स्टैक भी कहते हैं। ठीक है, मान लो आपका एक ये भृगु है, ये एक भृगु है, यहाँ से ये भृगु यहाँ से इतना हो गया, यहाँ तक का कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पर जो ये बच गया ना, ये खड़ा हुआ पार्ट, इसे कहेंगे स्टैक। क्या कहेंगे? स्टैक। ये स्टैक भी आपके अस्थायी होते हैं क्योंकि इनको भी धीरे धीरे समुद्री मैदानों में बदल देती है समुद्री तरंगे, अपर्दन चालू रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से होता रहता है स्टैक। तो स्टैक समझ गए, जब भृगु आपका ज़्यादा टूट कर एक ठूट सा खड़ा रह जाए उसे स्टैक कहेंगे। नेक्स्ट आता है निक्षेपित स्थल रूप, बीचेस एंड ड्यून्स। तो तटों की प्रमुख विशेषता आप सभी जानते हो, बीच बनाता है समुद्री तरंगे, उबड़ खाबड़ तटों पर कई बार टुकड़े भी मिलते हैं, चट्टानों के टुकड़े भी मिलते हैं। बीचेस आपने सबने देखे हुए ही हैं, मूवीज़ के अंदर तो आई थिंक सबने देखे ही हैं। तो यहाँ पर जब आपके अवसाद जमा किए जाते हैं तो कुछ पुलिन नाम की एक सतलाकृति भी निर्मित होती है। ठीक है, बीच पर, बीच पुलिन को ही कहते हैं। तो नदियों और सरिताओं द्वारा और तरंगों के अपर्दन द्वारा जो सेडिमेंट लाए गए होते हैं वो सारे सेडिमेंट आपके बीचेस पर जमा कर दिए जाते हैं। कुछ रेत बीचेस आपने देखे हैं जो कि स्थायी होते हैं, और कुछ आपके बीचेस कंकर पत्थर से भी होते हैं, उनसे भी भरे हुए होते हैं। लोग पत्थरों पर बैठ बैठ के समुद्र का नज़ारा लेते हैं इस तरीके से। और कुछ क्या होते हैं, जो पुलिन जो बीच होता है उसके ठीक पीछे कुछ ड्यून्स भी होते हैं, यानी टिब्बे भी होते हैं, रेत के टिब्बे। ठीक है, ये कटक के रूप में बने होते हैं रेत के टिब्बे, और निम्न तलछटी मैदानों पर अक्सर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आती है रोधिका, रोध और स्पिट, जो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा भी चुकी हूँ। क्या होता है, समुद्री तट पर, समुद्री तट के बिल्कुल समानांतर क्या होता है, रेत की एक लंबी कटक और अप तट समानांतर पाई जाती है, और ये जो रेत की जमावट होती है, शिंगिल होती है, इसे ही कहते हैं ऑफशोर बार यानी अप तट रोधिका। ये जो रेत का अधिक निक्षेपित हो जाए जब, तो हमें ऊपर से ही दिख जाती है समुद्र में ऊपर से कि रेत की एक पट्टी सी है। ठीक है, और जब ये ऊपर से ही दिखने लग जाती है तब इसे कहेंगे रोध यानी बैरियर।
ठीक है। रेत जब तक वो दिखेगी नहीं तब तक रोदिका है, अगर वो ऊपर से ही आपको दिख रही है तब वो रोध है यानी बैरियर है। तो अपतटीय रोध और रोदिकाएं ये खाड़ी के प्रवेश पर भी और कई बार नदी के मुहानों के सामने भी बन जाती है, और जब ये इनके सामने बनती हैं तो रोदिका का एक सिरा खाड़ी से जुड़ जाता है जिसे स्पिट कहते हैं, ठीक है, और स्पिट विकसित हो जाती हैं। रोदिका, रोध और स्पिट धीरे धीरे खाड़ी के मुख की ओर बढ़ते जाएंगे और उसके दरवाजे को, जो दरवाजा समुद्र की ओर खुला होता है ना, उसको बंद कर देते हैं। फिर वो बनती है लैगून, जो मैंने अभी आपको समझाया भी था। पहले रोदिका बनेगी, रोदिका जब ऊपर की ओर दिखेगी तो रोध बनेगा, और उसके बाद जब रोदिका जो रोध है वो थोड़ा और बड़ा हो जाए और खाड़ी के मुख की ओर बढ़ने लग जाएगा तब उसे स्पिट कहेंगे, स्पिट, ठीक है। और फिर जब ये स्पिट पूरी तरह से खाड़ी के मुंह को बंद कर देगा, मुख को, तब आपके लैगून बनेंगे यानी खारे पानी की झीलें बनेंगी, जिसे आप सभी समझते हो, ठीक है। तो ये थी भाई आपकी क्या, समुद्री तरंगों के द्वारा बनी हुई, कुछ अपर्दन के द्वारा, कुछ निक्षेपण के द्वारा बनी सतलाकृतियाँ, जिसमें मैंने आपको समुद्री भृगु बताया कैसे बनता है। मैंने उसके बाद हमने बीचेस भी पढ़े थे, टिब्बे भी पढ़े, और रोदिका, रोध, स्पिट, लैगून सब कुछ हमने कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट आता है पवनी, विंड। विंड भी आप सोचते हो कि भाई हवा, जब हवा अपनी गति पकड़ लेना तो इतना भयंकर अपर्दन करती है, छत की छत उड़ा ले जाती है, घर उड़ा ले जाती है। तो यहाँ पर भी हवा बहुत तीव्र गति से, जब मरुस्थलीय इलाकों में अगर हम बात करें ना, हवा का सबसे ज़्यादा काम किस एरिया में होता है, जहाँ पर दूर दूर तक कुछ ना हो मरुस्थल होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर तीव्र गति से चलती है, क्योंकि पवन में कोई रुकावट नहीं होती और सीधा विनाशकारी तूफानी पवनें बिल्कुल विनाश लेकर आती हैं। पवन जो करती हैं वो अपवाहन, अपवाहन मीन्स यानी चीज़ों को अपने साथ बहा कर ले जाती है। घर्षण, घर्षण मीन्स टकरा कर चट्टानी टुकड़ों के साथ तोड़ती फोड़ती है। तो इस तरीके से जो पवन है वो अपर्दन करती हैं, इरोजन करती हैं। धरातल से चट्टानों के छोटे कणों को उठा ले जाती हैं और फिर वायु के रास्ते में जो भी है, मान लो कोई चट्टान आ गई तो उन कणों को उसके ऊपर दे के मारेगी, और इससे क्या होगा, एकदम से उन चट्टानों पर चोट पहुंचेगी, उन पर घर्षण होगा और वो उनमें दरारें आएंगी। तो इस तरीके से सैंड ब्लास्टिंग जैसी ये क्रियाएं हम कह सकते हैं। तो मरुस्थलों में पवनें कई बार अपर्दन और निक्षेपण यानी दोनों ही काम करती है। पवनें अपर्दन भी करती हैं और अपने साथ जो सेडिमेंट लाती है उनको एक पर्टिकुलर जगह में छोड़ भी देती है जब उसमें गति कम हो जाती है। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाता है, निक्षेपण होता है और सतलाकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। जैसा कि आप आगे देख सकते हो, अपर्दनात्मक स्थल रूप में अगर पवनों की बात करें तो पवन कौन कौन से स्थल रूप बनाती है, अपर्दन से। अपर्दन यानी तोड़ती फोड़ती, तो सबसे पहले पैडीमेंट भी बनाती है और पैडी प्लेन भी बनाती है, ठीक है। जो मरुस्थलों में अगर हम बात करें तो पैडीमेंट का निर्माण और उसका विकसित रूप ये पवनों के द्वारा ही बनाया जाता है। मलबे रहित और मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी जो तल होते हैं, मलबा कई बार मलबा होता भी है और कई बार मलबा नहीं भी होता, तो बिल्कुल चट्टानों का प्लेन वाला एरिया मरुस्थलों में वो कहलाता है पैडीमेंट। इसका निर्माण जो पर्वत होते हैं, पर्वत के अग्रभाग के अपर्दन और जो नदियाँ होती हैं उनके क्षैतिज अपर्दन और चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से इसका निर्माण होता है पैडीमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हाँ देखो कई बार क्या होता है, जो बैक वास्टिंग देख लो पहले तो, कटाव के कारण मंद ढाल और पीछे की ओर हटने लगती है। सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाती हूँ। मान लो एक ये पहाड़ है आपका, यहाँ से पवनें लगातार बहकर आ रही है तो इस एरिया को कटाव कर रही है, तो धीरे धीरे कटाव करता हुआ ये पर्वत यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से जो आपका मंद ढाल है, मंद ढाल की ओर ज़्यादा कट होता है तो मंद ढाल मुक्त पासरों पीछे हटने लगता है और अपर्दन की इस पद्धति को कहते हैं बैकवास्टिंग। समझ में आ गया? तो इसमें आपका जो पर्वत है वो पीछे हटने लगते हैं अपर्दन की वजह से। नेक्स्ट आता है समानांतर ढाल निर्वर्तन द्वारा पर्वतों के जो अग्रभाग को अपर्दित करते हुए पैडीमेंट आगे की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सी बात, आपका पर्वत पीछे हट रहा है तो यहाँ पर आपका जो सेडिमेंट है वो जमा हो रहे हैं और सेडिमेंट जमा हो जाते हैं तब उसको पैडीमेंट ही तो कहते हैं, प्लेन एरिया को। तो पर्वत घिसते हुए पीछे हटते चले जाते हैं, पर्वतों का अपर्दन होता चला जाता है। और जब पर्वतों का बहुत ज़्यादा अपर्दन हो जाता है तो जो ये सतलाकृति बच गई ना, इसे कहते हैं इंसेलबर्ग। क्या कहेंगे? इंसेलबर्ग, जो कि पर्वतों के ही बचे हुए रूप होते हैं, अवशिष्ट रूप होते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में
उच्च धरातल, आकृति वहीन और मैदानों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पैडी प्लेन कहते हैं। आपके डेजर्ट वाले इलाके में जब जो ऊंचे ऊंचे मान लो पठार थे, पहाड़ियाँ थी, जब वो बिल्कुल प्लेन एरिया में बदल जाएंगे तब उसे कहेंगे पैडी प्लेन यानी पद सतली। नेक्स्ट आती है पलाया। पलाया क्या होती हैं, अगर हम बात करें जो आपके मरुस्थल है उसमें जो प्लेन एरिया है, मैदान प्रमुख होते हैं। पहाड़ों से घिरे बेसिनों में अपवाह प्रमुख बेसिन के मध्य में होता है। बेसिन के किनारों से अवसाद जमा होने के कारण बेसिन के मध्य में क्या होता है, एक समतल मैदान की रचना हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, आपका कोई एक प्लेन एरिया था, उस प्लेन एरिया में चारों ओर से अगर हम बात करें तो सेडिमेंट जमा हो गई, वो प्लेन एरिया थोड़ा नीचा पड़ गया। अब इससे क्या होगा, उस पर्याप्त जल उपलब्ध होने के कारण उस उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है, यानी उस प्लेन एरिया में पानी भर जाएगा और उस पानी वाले एरिया को कहेंगे पलाया। पलाया एक प्रकार की लेक होती है, परंतु ये थोड़े समय के लिए होती है, क्योंकि जब मरुस्थल में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है तो इसका पानी सूख जाता है और ये पलाया लेक्स भी फिर बाद में सूख जाती हैं। ठीक है, तो अधिकतर जो पलाया मैदान होते हैं वो आपके नमक से भरे होते हैं, लवण से भरे होते हैं, क्योंकि मरुस्थल में लवण की मात्रा अधिक देखी जाती है। कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र यही कहलाते हैं। जो कल्लर भूमि होती है, बाद में पलाया का पानी जब सूख जाता है तो उसे कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है अपवाहन गर्त यानी डिफ्लेशन हैलोस यानी गुहा और केव। तो पवनों के एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से, जब पवन एक ही डायरेक्शन में बह रही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो रहा, वो एक ही डायरेक्शन में बहती चली जा रही है, तो असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इसमें आपके कुछ उथले गर्त भी होते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। इस अपवाहन प्रक्रिया से जो चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे और गुहिकाएँ भी बनते हैं। तीव्र वेग पवनों के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से यानी एक दूसरे के साथ टकरा कर चट्टानी तल पर पहले तो कुछ उथले से गड्ढे बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं वातगर्त। ये वातगर्त एग्जाम में पूछा जाता है कि वातगर्त किसके द्वारा बनाए जाते हैं। और ठीक है, वातगर्त ये कुछ गहरे होते हैं और कुछ विस्तृत भी हो जाएंगे, तब उन्हें गुहा यानी केव उसके नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात है, अपवाहन क्रिया से क्या होता है, हमारे धरातल पर है ना छोटे छोटे गड्ढे बन जाएंगे। क्या करती है, पवन बहुत तेज़ गति से आ रही है तो किसी एक एरिया की मिट्टी को यहाँ से उठाकर ले जाती है, तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा और इसी गड्ढे को कहेंगे वातगर्त। नेक्स्ट आता है मशरूम टेबल पट्टिका शैल यानी छत्रक। मरुस्थलों में क्या होता है, अधिकतर चट्टानें अपवाहन और अपघर्षण द्वारा बहुत जल्दी कट जाती हैं। अपवाहन और अपघर्षण मैं दोनों समझा चुकी हूँ। अपघर्षण में चट्टाने के साथ जो कण होते हैं वो टकरा कर आपस में अपघर्षित होते हैं, और अपवाहन में अपने साथ उड़ा ले जाती है पवन चट्टानों के टुकड़ों को। कुछ प्रतिरोधी चट्टान यानी कुछ कठोर चट्टान आ गया, अग्रण्य प्रकार की चट्टान, अब वो बिल्कुल अड़कर खड़ी हो जाती है, तो इसमें क्या होगा, उसका आधार उसका जो बेस जो हो जाता है वो तो पतला हो जाता है और ऊपरी। अब इसके बाद आता है निक्षेपित स्थल रूप। देखो, पवनों के द्वारा के निक्षेपण से जो स्थल रूप बनते हैं अब उन्हें हम करेंगे। जो पवन है वो रेत का परिवहन, देखो रेत को अपने साथ बहाकर तो ले गई, अब उसे कहीं ना कहीं जमा भी तो करेगी ना, तो रेत का परिवहन भी करती है। ठीक है, उसको बहा कर ले जाती है और कहीं पर भी उसे धरातल मिला, कोई पेड़ मिला तो उसके किनारे पर, या कुछ भी कोई पदार्थ मिल जाता है तो उसके किनारे पर उस रेत को जमा भी कर देती है, और फिर दूर से वो निक्षेपण हमें दिखता भी है। ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं दिखते। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आता है भाई बालू के टिब्बे, सैंड ड्यून जिसे कहते हैं। ठीक है, उष्ण और सूक्ष्म मरुस्थल यानी आपके डेजर्ट एरिया में जो बालू टिब्बे आप देखते हो वो एक प्रकार का निक्षेपण ही है जो पवनों के द्वारा किया जाता है। पवनें अपने साथ जो मिट्टी लाती है उसको इस तरीके से निक्षेपित कर देती है। ये सारी आपको जो आकृतियाँ दिख रही है ना, ये सारी आपको जो बरखान है, सीफ है, अनुप्रस्थ टिब्बे हैं, पैराबोलिक है, अनुदैर्घ्य टिब्बे हैं, ये सारे आपके पवनों के द्वारा जमा किए गई पवनों उसका मिट्टी का निक्षेपण है। ठीक है, मिट्टी के जमाव की वजह से ये बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं, अब देखो, ये बालू टिब्बे कई प्रकार के होते हैं। अगर आपकी जो बालू मिट्टी है वो चंद्राकार टिब्बों में जमी पवनों की दिशा में निकली हुई हो तो उसे बरखान कहते हैं। जैसे बरखान मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, ये है भाई आपका बरखान। ठीक है, चंद्राकार, जैसे चंद्रमा होता है ना, आधा चंद्रमा, उस आकार में अगर जमरे होते हैं तो उसे बरखान कहते हैं। और जब मान लो ये बिगड़ जाए, ये बरखान जब बिगड़ जाते हैं, कई बार इधर से हवा चल गई तो इस बरखान का आधा हिस्सा उड़ा ले जाती है, तो ये छोटी सी बच जाती है तलवार की शेप में, तो इसे
सीफ कहते हैं। देखो ये लिखा हुआ भी है, ये बरखान की बातें ही होती हैं सीफ। ये इनमें सिर्फ एक भुजा होती है। अगर पवन की दिशा बदल जाती है ना तो बरखान में की मिट्टी उड़ा ले जाती है तो बरखान बिगड़ के सीफ बन जाते हैं। ठीक है। और जब आपकी रेत कम हो और पवन भी कंटिन्यू बह रही है तो आपके जो टिब्बे बनते हैं उन्हें बोलते हैं अनुदैर्घ्य टिब्बे। तब आपके ये वाले टिब्बे बनेंगे। रेत कम है और हवा भी बहती जा रही है तब कौन से टिब्बे बनते हैं? अनुदैर्घ्य टिब्बे बनते हैं। गॉट इट। और भाई अनुप्रस्थ टिब्बे कब बनते हैं? ये हमेशा पवनों की दिशा के समकोण पे बनते हैं। ये आप याद रखोगे, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे सीधा स्टेटमेंट डालेगा कि कौन से टिब्बे पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ऑप्शन में आपको अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स ड्यून्स लिखा हुआ मिलेगा, तो राइट आंसर रहेगा अनुप्रस्थ टिब्बे। ये है भाई अनुप्रस्थ टिब्बे, देख लो वर्टिकल ही बन रहे हैं तो ये बिल्कुल समकोण पर बनते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। तो ये सारे आपने पढ़ लिए। और ये अधिक लंबे और कम ऊंचाई वाले होते हैं, ये छोड़ो। बाकी मरुस्थल में जो टिब्बे होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी नहीं होते। जैसे हवाओं की डायरेक्शन बदलती है तो ये जो टिब्बे हैं वो भी बदलते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ये चैप्टर टीजीटी और पीजीटी, देखो टीजीटी वालों के लिए तो अभी ये न्यू चैप्टर है, न्यू ऐड हुआ है, इसलिए अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और पीजीटी का तो पुराना ही टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन इनसे बने हैं, तो टीजीटी के भी अब की बार इससे बनेंगे। और मैं अपने लाइव क्वेश्चन सीरीज़ में भी इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस अगले नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी की रख लेंगे, जिसमें हम सारी आकृतियाँ मैं आपको करा दूंगी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लो भाई। स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव होता है? अगर आपने पूरी वीडियो देखी है ना तो आप जवाब खुद दोगे, मैं किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगी। ठीक है, एक गहरी घाटी जिसके विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल वाली होती है, उसे किस नाम से जानते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपिज शब्द को कौन परिभाषित करता है? आप स्क्रीनशॉट भेज के भी, स्क्रीनशॉट लेके भी आप रुक के ध्यान से देख के आंसर के जवाब दे के मुझे कमेंट बॉक्स में सबके जवाब देना। ठीक है, लंबे गहरे और विस्तृत गर्त और बेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले और किनारे खड़े और अवतल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये था भाई हमारा चैप्टर 7 जो कि कंप्लीट हो गया। लॉन्ग चैप्टर था बस, बट टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। सारी आकृतियाँ लर्न होनी चाहिए आपको कि नदी ने कौन सी बनाई, हिमनदी ने कौन सी बनाई, पवनों ने कौन सी बनाई, आपकी तरंगों के द्वारा कौन सी बनी, भूमिगत जल द्वारा कौन सी बनी। एक ही इस चैप्टर में 5 टॉपिक है आपके जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।